नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 18 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो रोज़ करंट अफेयर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि अमेरिका में। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली मैक्सिको की सीमा पर जो है दीवार बनाना चाहता है अमेरिका, और उसी के लिए जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने जिस वक्त चुनाव हो रहे थे उस वक्त अपनी जो जनता है उससे ये वादा किया था कि ये मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाएंगे, और इसी सीमा की वजह से जो है काफ़ी जो अवैध गतिविधियां हैं वो होती हैं। तस्कर जो है, जो अवैध खाद्य पदार्थों की, अवैध पदार्थों की, और साथ ही साथ जो मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं, उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर इस सीमा पर दीवार बनाई जाती है। ठीक है, तो उसी को वादे को पूरा करने के लिए जो है इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया देश में, और ये ऐलान कर दिया है कि ये मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि जो यहाँ की जो विपक्ष की पार्टियां हैं और इसके अलावा जो जनता है वो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से किसे वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ऑर्थर वैन डोरेन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है वर्ष 2018 के लिए। तो इनको चुना गया है पुरुष वर्ग में, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। महिला वर्ग में किसे चुना गया है? तो महिला वर्ग में नीदरलैंड की ईवा डी गुएडे को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो ईवा डी का नाम याद रखिएगा, ये नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्हीं को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। महिलाओं में और पुरुषों में चुना गया है बेल्जियम के ऑर्थर वैन डोरेन को। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है, इनकी जो शुरुआत हुई वो 1998 में की गई थी। 1998 के बाद भारत को कभी भी, मतलब जब से इसकी शुरुआत हुई है, भारत को कभी भी जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमारे देश का कोई भी नहीं चुना गया है इन पुरस्कारों के लिए। ओके, चलिए इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि मॉर्सियो मैक्री 17 फरवरी को भारत यात्रा पर आए हैं। हमको बताना है कि वे किस देश के राष्ट्रपति हैं। मॉर्सियो मैक्री किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अर्जेंटीना के। मॉर्सियो मैक्री अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। 17 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं भारत। तो इस ध्यान रखिएगा, अपनी भारत यात्रा के दरमियान ये अर्थव्यवस्था, परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अहम मुद्दों पर बात करेंगे, और साथ ही साथ मुलाकात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनकी यात्रा है भारत की, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ओके, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा है पैसो। तो ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुद्रा और राजधानी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जा रही है आजकल। तो ये आपको यहाँ पर से अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में DHFL का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि कपिल वाधवन होगा ये। ठीक है, कपिल वाधवन को DHFL का CEO नियुक्त किया गया है। बेसिकली इनको अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। अगर हम बात करें कपिल वाधवन की, तो ये वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं DHFL के, और इन्हीं को अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है CEO का। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो CEO थे वो थे हर्षिल मेहता। कौन थे? हर्षिल मेहता। इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। बेसिकली अगर हम बात करें DHFL की, तो इसमें जो है बैंक लोन से संबंधित धोखाधड़ी और अभी कुछ बहुत से केस जो है इसके ऊपर दायर हुए हैं, और मेरे ख्याल से जो है इसीलिए जो है हर्षिल मेहता ने भी इस्तीफा दे दिया था। और फिलहाल में अभी जो CEO नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं कपिल वाधवन।
ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। और सभी लोग जानते होंगे DHFL के बारे में, ये जो है हाउसिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, और साथ ही साथ जो है इसका बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनमें इसने पैसा लगाया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हम बनी हुई हैं वो कई जो है इसकी खुद के जो है बिल्डिंगें हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से हमें ध्यान होना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से बहुत से जो है पुरस्कार भी दिए गए हैं इस फाइनेंसिंग कंपनी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस सूडानी शरणार्थी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अब्दुल अजीज़ जो कि एक सूडानी शरणार्थी हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पपुआ न्यू गिनी में फ़िलहाल में जो है इनको नज़रबंद रखा गया है। और बेसिकली इन्होंने जो है, इनको जो ये पुरस्कार है ये क्यों दिया जा रहा है, तो इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें वो जो है ऑस्ट्रेलिया की जो नीतियां हैं वो शरणार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर हैं, और इसी वजह से जो है इन्होंने कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो कठोर नीतियां हैं उनका जो है पूरे दुनिया के सामने कह सकते हैं कि उजागर किया कि इस तरीके की जो नीतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे जो शरणार्थी थे उनके जो है अधिकारों की बात इन्होंने की, जिसकी वजह से इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार। 25 साल जो है इनकी उम्र है और लगातार 5 सालों से जो है इनको नज़रबंद रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में निम्न में से किसे कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो तापसी पन्नू, इनको जो है कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस चीज़ यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हैं तापसी पन्नू, इनके हाथ में कुरकुरे भी हैं, तो याद रखिएगा। और बेसिकली कुरकुरे ने पहली बार ऐसा है कि एक ऐड बनाया है जो कि एक सोशल मैसेज भी देता है, और उसी ऐड में जो है ये दिखाई दे रही हैं। ऐड का शीर्षक है ख्याल तो चटपटा है, ठीक है, जिसमें कि इनको जो है बाहर जाना होता है जॉब करने के लिए, लेकिन इनकी जो बुआ जी होती हैं वो बाहर जाने की परमिशन नहीं देती हैं, तो उसी के ऊपर जो है एक छोटा सा मैसेज भी ऐड के जरिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए, तापसी पन्नू को कुरकुरे का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा ये कॉर्नफ्लेक्स, निविया, गार्नियर कलर नेचुरल और भी जो है मतलब कुल 10 उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्षिण अफ्रीका के किस गेंदबाज ने हाल ही में विकेट लेने के मामले में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि डेल स्टेन। डेल स्टेन ने विकेट लेने के मामले में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हैं डेल स्टेन, ये दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। 434 विकेट हैं कपिल देव के, और इसी का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। 92 टेस्ट खेलते हुए 437 विकेट इन्होंने लिए हैं, ठीक है। तो 92 टेस्ट मैचों में 437 विकेट लिए हैं, और इस तरीके से इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप नंबर वाइज बात करें, इनकी रैंकिंग की बात करें, तो संयुक्त रूप से 7वें स्थान पे आ गए हैं ये। 7वें स्थान पे इनके साथ इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड भी हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इन्हीं के बराबर यानी कि 437 विकेट लिए हैं 126 टेस्ट में, ठीक है। तो इस यहाँ से हमें ध्यान होना चाहिए। बाकी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा है टॉप 4 का। एम मुरलीधरन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं अभी तक टेस्ट में। इसी तरीके से अगर बात करें सैन वॉन की, तो सैन वॉन ने 708 विकेट लिए हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें भारत के अनिल कुंबले की, तो अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं। इसी तरीके से जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 575 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने ये सभी चीज़ आपको बता दी है। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में जापान ने वहां की किस अल्पसंख्यक जाति को स्वदेशी का दर्जा देने संबंधित विधेयक पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आइनू। आइनू जनजाति को जो है स्वदेशी का दर्जा देने संबंधित एक विधेयक पेश किया है जापान ने। बेसिकली अगर हम बात करें, एनू भी जो है, कहीं पर एनू भी बोला जाता है इसको, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो ये जनजाति है बेसिकली इसको अभी जापान में किसी भी तरीके से जो है कोई दर्जा नहीं दिया गया था। तो अब जापान ने इस अल्पसंख्यक समुदाय को स्वदेशी का दर्जा देने संबंधित एक विधेयक पेश किया है। अगर हम बात करें एनू जाति की, तो एनू जाति बेसिकली जापान के उत्तरी भाग में रहते हैं, और साथ ही साथ रूस के कुछ बहुत ही मतलब पिछड़े इलाकों में रहते हैं, और वहाँ से जो है धीरे धीरे ये कह सकते हैं जापान में प्रवेश कर गए, और उसके बाद जापान
जापान के कुछ द्वीप हैं जिसमें कि कुछ नाम भी मैंने लिखे हैं, होकाइडो, कोरिल द्वीप और इसी तरीके से साकलिन द्वीप। तो इन द्वीपों में आके जो है ये रहने लगे और समय के साथ साथ जो है जापानी जो संस्कृति थी उसको इन्होंने अपनाया, जापानी लोगों से इन्होंने शादी भी की और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि मतलब जापानियों के साथ जो है ये मिल गए। लेकिन यहाँ पर से इनमें और जापानियों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है, इनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं और जापानियों के बिल्कुल अलग हैं। इसी तरीके से अगर हम देखने की भी बात करें तो ये जो है ज़्यादा गोरे होते हैं जापानियों की तुलना में। यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे दाढ़ी वगैरह रखने का जो है इनके रीति रिवाजों में जो है शामिल है, दाढ़ी नहीं काटी जाती है एक उम्र के बाद। तो ये सब जो है जापान में नहीं होता है। तो इसी वजह से जो है जापान ने इनकी जो संस्कृति को देखते हुए जो है इनको स्वदेशी का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन फाइनली जो है एक विधेयक पेश किया गया है। अगर उसको मंजूरी मिलती है तो निश्चित तौर पे इनको जापानी में जो है जापानी समुदाय में शामिल कर लिया जाएगा। अभी वर्तमान में इनको जापान में किसी भी तरीके से जो है जो भी इनके पारंपरिक रीति रिवाज हैं उनको खुलेआम मनाने की छूट नहीं प्रदान है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई पॉइंट बचा होगा, यहाँ पर से थोड़ा बहुत जानकारी आपके लिए होनी चाहिए ताकि लंबे टाइम तक आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में पूर्ण महिला चालक दल द्वारा किस विमान को उड़ाकर पीटीटी होगा, यहाँ पर पीपीटी लिख दिया मैंने, पीटीटी ऑपरेशन का संचालन किया गया। पीटीटी ऑपरेशन का संचालन किया गया पूर्ण महिला चालक दल द्वारा किस विमान को उड़ाकर ये ऑपरेशन किया गया। तो इसका सही आंसर है ड्रोनियर 228। ड्रोनियर 228 को उड़ाकर जो है पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन का प्रारंभ किया गया। इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। पहली बार पश्चिमी वायु कमान के आर्ट्स स्क्वाड्रन ने जो है ये ड्रोनियर 228 विमान में जो संपूर्ण महिला जो है इसमें शामिल थी, पूरा जो है महिला दल था इसमें शामिल, तो इसी ने जो है पीटीटी ऑपरेशन का प्रारंभ किया। तो ये चीज़ यहाँ से हमें ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दूंगा। पीटीटी जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ इसमें कौन कौन शामिल था, तो इसमें पायलट थी स्क्वाड्रन लीडर कमलजीत कौर और इसी तरीके से इनकी जो को पायलट थी वो थी राखी भंडारी। हरियाणा के सिरसा में इन्होंने जो है सफलतापूर्वक ये पीटीटी ऑपरेशन पर ट्रैक पर पीटीटी पर जो है विमान उड़ाया, यानी कि पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर विमान उड़ाया। पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता क्या चीज़ है, तो बेसिकली पैरेलल टैक्सी ट्रैक जो है वो इस स्थिति में जो है इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है जब कह सकते हैं रनवे बहुत लंबा ना हो या फिर रनवे उपलब्ध ना हो। कई बार युद्ध की स्थिति में क्या होता है कि रनवे पर जो है कई जहाज़ खड़े होते हैं जिसकी वजह से, कई वायुयान खड़े होते हैं जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है टेक ऑफ करने की। तो उसी को जो है उसी के लिए इसी एक तरीके से अगर कह सकते हैं कि इसको परीक्षण था ये, तो आप इसको मान सकते हैं। तो उसीलिए जो है ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम जगह पे विमान को उतारने का परीक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान होना चाहिए। जो ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता है ये जो साधारण जो रनवे होता है उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है और जिसकी वजह से इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो सफलतापूर्वक जो है इस ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पूर्णतः महिला दल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसे प्रबंध रणनीति विभाग में एएसजी के पद पर नियुक्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि चंद्रमौली रामनाथन। चंद्रमौली रामनाथन को प्रबंध रणनीति विभाग में एएसजी के पद पर तैनात किया गया है। इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनमें से क्या है, यहाँ पर से ये हमें ध्यान होना चाहिए, चंद्रमौली रामनाथन हैं ये और इन्हीं को नियुक्त किया गया है सहायक महासचिव, नियंत्रक सहायक महासचिव यानी कि एएसजी। ठीक है, इसके अलावा भारत में भी जो है कई उच्च पदों पे इन्होंने काम किया। याद रखिएगा कि सहायक महालेखा परीक्षक के पद पे जो है तैनात रहे, इसी तरीके से लेखा महानिदेशक के निदेशक भी रहे। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है एएसजी, बस यही पूछा जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं टू द पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं। इनके क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली घटना जो है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर का एक नया डिवीज़न बनाया गया है लद्दाख, और इसका मुख्यालय लेह मैंने आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि लेह के साथ साथ अब कारगिल को भी जो है लद्दाख डिवीज़न का मुख्यालय बना दिया गया है। जो यहाँ के राज्यपाल हैं सतपाल मलिक जी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, इन्होंने जो है मंजूरी दे दी है। अब लेह और कारगिल दोनों ही जो है लद्दाख डिवीज़न के मुख्यालय होंगे।
साथ ही साथ अरुण जेटली जी जो है वापस आ गए हैं, मेडिकल पे चल रहे थे, काफ़ी टाइम से बीमार थे, अब वापस आ गए हैं। वित्त मंत्री और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय जो है इनके पास वापस आ गया है, तो वित्त मंत्री बन गए हैं अरुण जेटली जी। ठीक है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो भी कह सकते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे मातरम एक्सप्रेस, इसको जो है हरी झंडी दिखा दी है। तो 15 फरवरी को इसको हरी झंडी दिखाई गई थी, तो ये चलना शुरुआत हो गई है, तो ये एक और अच्छी खबर है। साथ ही साथ जो ये ट्रेन होगी ये दिल्ली से वाराणसी तक का सफ़र 8 घंटे में पूरा करेगी, और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है। तो ट्रेन 18 जिसको बोलते थे उसी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, तो उसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन आपके लिए था कि निम्न में से किसे हाल ही में एयर इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर था अश्वनी लोहानी। ठीक है, अश्वनी लोहानी को एयर इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि अर्ली एड एशिया 2019 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। अर्ली एड एशिया 2019 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ था। अब आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 15 फरवरी को भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।